अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, इसको बनाते क्यों है, इसको अब परफॉर्मा क्या है, और फिर इसके परफॉर्मे को मैं विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ आपको जो है ना वो सॉल्व करके बताऊंगा। अब आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसका उसका एक अहम जो है ना वो हिस्सा है। और जिस तरह आपकी बैलेंस शीट है और आपकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, इसके अलावा आपकी इनकम स्टेटमेंट है, इसी तरह ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट है, और जिसको मैं आज आप अपनी वीडियो में आपको ना समझाने जा रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आप बनाते क्यों है, आपका बेसिक जो मकसद क्या है वो आपको ये देख सको कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैश का इनफ्लो है और जो आउटफ्लो है वो क्या है, कैसे है। अब इनफ्लो और आउटफ्लो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो तीन एक्टिविटीज होती हैं, जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे को हम शामिल कर लेते हैं। जो आपका कैश आ रहा होता है और जा रहा होता है इन तीन एक्टिविटीज पे। अब कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इनको मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया कि बेसिकली कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है ना वो अकाउंटिंग का जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उस 7 है उसके अकॉर्डिंगली ये ना बनाई जाती है, यानी उसके मुताबिक इसका ये फॉर्मेट है। और मैं बेसिकली यहाँ पे जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के ना दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड। और मैं यहाँ पे जो आपको अपनी वीडियो है जिसमें जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इनडायरेक्ट मेथड है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है उसमें जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, लाइक जो आप सेल्स कर रहे हो, आप अपने कस्टमर से जो आपने पैसे लेने हैं, इसके अलावा आपने जो अपने सप्लायर्स उनको पैसे देने हैं, आपकी जो इन्वेंट्री है, आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो एक्सेट्रा, यानी जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होने लगी हुई हैं, जो इसमें आपका इनफ्लो और आउटफ्लो है कैश का, वो हम यहाँ पे ना रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद आपकी नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मोस्टली जो रिकॉर्ड किया जाता है वो आपके ना जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, जो आपके फिक्स एसेट्स की जो आपकी जो आप उनको सेल कर रहे हो या आप जो खरीद रहे हो, तो उनकी वजह से आपका जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होने लगा हुआ है। और कुछ इसमें आप लोन्स जो आप ले रहे हो या लोन्स आप देने लगे हुए हो, वो भी यहाँ पे ना रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, यानी आप अपने बिजनेस को जो आप फाइनेंस करने के लिए आपको, यानी अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए जो आपको आपको कैपिटल की जरूरत होती है, या वो आप अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के थ्रू या आप अपनी ओनर इक्विटी के थ्रू उसकी जरूरत को फुलफिल करते हो। जस्ट लाइक आप मॉर्गेज पेबल हो गया, लॉन्ग टर्म डेट्स आपने इशू कर लिए, आपने शेयर्स इशू कर दिए, आपने डिविडेंड पे कर दिया, तो वो सारा का सारा जो है ना बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। ये तीन एक्टिविटीज थी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो आप एसेट्स जो आपके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर उसके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जस्ट लाइक जो आपकी कैपिटल है, जो आप शेयर्स इश्यू कर रहे हो, और आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे इसको परफॉर्मे को समझाने की कोशिश की है काफी हद तक, जो मुझे लगता है कि जो काफी हद तक जो इजी है और जिससे आपको समझ भी आ जाएगी काफी, यानी काफी ज्यादा। अब इसका जो परफॉर्म है बेसिकली उसको बताने से पहले अगर मैं सिंपल सा आपको बताऊं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में अगर आप चार बेसिक्स जो रूल्स हैं अगर वो आप याद रखें, तो फिर आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है ना वो बहुत ज्यादा बनानी आसान होगी। यानी आपके पास अगर दो ये तो परफॉर्मा है, परफॉर्मेंस से हटके जो मैं आपको चार रूल बताने लगा हूं कि जब भी आपको लगे, बल्कि इसमें जब आपके पास अगर 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन है और उसमें आप देखते हो कि आपके एसेट्स में जब भी इजाफा होने लगा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में वो लेस होंगे। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे एसेट्स में इजाफा होने लगा हुआ है तो फिर हम यहाँ पे लेस क्यों करने लगे। उसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि जब आप मसलन आप इन्वेंट्री परचेज करते हो, तो जब आप इन्वेंट्री परचेज करने लगे हुए हो तो आपकी तो
एसेट्स में इजाफा हो गया, या आप लोग अपनी बिल्डिंग परचेज करने लगे हुए हो तो आपके एसेट्स में तो इजाफा होगा, लेकिन जब आपने इनको बाय किया यानी तो आपकी कैश में भी तो कमी आई है ना, आप उसकी उसके अगेंस्ट में पेमेंट भी तो की है ना, तो वो आउटफ्लो है, तो इसलिए जब भी एसेट्स में इजाफा होता है तो यहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। इसी तरह जब भी एसेट्स में कमी होती है तो वो यहाँ पे ऐड होते हैं। जस्ट लाइक आप इन्वेंट्री सोल्ड कर रहे हो तो आपको कैश मिल रहा है, आप फर्नीचर सोल्ड कर रहे हो आपको कैश मिल रहा है। और इसी तरह ये आपकी लायबिलिटीज में जब भी इजाफा होता है तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लाइक आप लोन लेने लगे हो, तो जब आपने लोन लिया तो लायबिलिटी में तो इजाफा हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो क्या हो गया, कैश में जो है ना वो इजाफा हो गया। इसी तरह अगर आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर देते हो तो फिर वो क्या होगा, आपकी कैश में कमी होने लगी हुई है। तो फिर इसका मतलब है कि जब वो कैश में कमी होने लगी हुई है तो वो यहाँ पे आपकी वो क्या होगा, वो लेस हो जाएगी। यानी ये चार बेसिक्स के रूल्स हैं, तो आप लोग इनको भी कंसिडर कर, हम इनको कंसिडर करते हैं जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं, चाहे वो आपकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हों। यानी जब भी एसेट्स में इजाफा हो रहा है तो वो क्या होंगे, आपके एसेट्स में जब इजाफा हो रहा है तो वो लेस हो जाएंगे, एसेट्स में कमी होगी तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी लायबिलिटीज में जब भी इजाफा होगा तो वो ऐड हो जाएंगी, और जब लायबिलिटीज में कमी होगी तो वो लेस हो जाएंगे। अब ये परफॉर्मा सबसे पहले ये इनडायरेक्ट मेथड का परफॉर्मा डायरेक्ट मेथड का नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टार्ट होने लगा हुआ है वो आपकी नेट इनकम से स्टार्ट हो। उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड करने होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, आपके रेवेन्यूज, लॉसेस और गेन्स हैं जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में है। जिसमें मोस्ट कॉमनली आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वहाँ पे गिवन होता है मोस्टली क्वेश्चंस में, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका जो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है वो इस वजह से यहाँ पे ऐड होने लगा हुआ है क्योंकि जब हम बाकी एक्सपेंसेस में एंट्री करते हैं तो मसला अगर मैं सैलरीज पे कर रहा हूँ तो सैलरीज टू कैश है, तो उसमें कैश में कमी होने लगी है। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, तो इसमें कैश में तो कमी नहीं होने लगी हुई। तो इनकी इनकम में हम इनकम स्टेटमेंट में इसको ऐड करने लगे हुए हैं ताकि जब हम उसके लेस करते हैं इनकम स्टेटमेंट तो जिसकी वजह से आपके ना जो आपकी ओरिजिनल है नेट इनकम वो कम हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे अपनी ओरिजिनल नेट इनकम चाहिए, तो इससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूं क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है ये। इसके बाद आपके जिससे मैंने बताया कि आपके जो एसेट्स में इजाफा होगा तो वो यहाँ पे लेस हो जाएंगे, और अगर एसेट्स में कमी होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब मैंने एग्जांपल दे दिया जस्ट लाइक आपके एसेट्स में यहाँ पे मोस्टली ना आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, यानी जब हम इसको बनाने लगे हुए हैं तो नेट इनकम के बाद आपकी डेप्रिसिएशन या आपके गेन और लॉसेस वो लिस्ट होंगे अगर क्वेश्चन में गिवन है आपकी इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब मैंने अकाउंट एग्जांपल के तौर पे अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज और डिक्रीज मैंने लिख दिया, अगर उसमें इजाफा हो रहा है तो वो लेस हो जाएंगे, अगर कमी हो रही है ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इन्वेंट्री है, अगर उसमें इजाफा हो रहा है तो वो लेस हो जाएंगी, कमी हो रही है तो वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अकाउंट्स पेबल में इजाफा हो रहा है तो वो ऐड हो जाएंगे, और लायबिलिटीज में अगर क्रूड लायबिलिटीज में इजाफा या कमी हो रही है तो उसके मुताबिक वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले नेट इनकम आ गया, उसके बाद आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लॉसेस और गेन्स क्वेश्चन में गिवन है, मोस्टली डेप्रिसिएशन गिवन होता है वो मैंने ऐड कर दिया, और इसके बाद आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो उसने वहां पे क्वेश्चन में बताए होंगे उसके हिसाब से हमने यहाँ पे उसको एडजस्ट करना है। तो फिर उसके बाद आपका जो है ना, आप इसको देख सकते हो, आपका यहाँ पे जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है इसका आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। मोस्टली यहाँ पे आपके जो फिक्स एसेट्स हैं वो क्वेश्चन में बताए होते हैं, यानी जिसके अंदर फर्नीचर, बिल्डिंग, वो उसमें जो इजाफा या कमी होने लगी हुई है वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड और लेस कर देते हैं। अगर फिक्स एसेट में इजाफा होने लगा हुआ है तो लेस हो जाएंगे, जिस तरह आपके करंट एसेट्स का मैंने पीछे बताया। इसी तरह अगर फिक्स एसेट में कमी होने लगी हुई है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और फिर इसका टोटल आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आपके लॉन्ग टर्म डेट्स हैं,
जिस आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या जिसका मॉर्गेज पेएबल हो गया, अगर लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, जिससे मैंने पीछे प्रीवियसली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट लायबिलिटीज का बताया था, तो आप उसको वो क्या कर लोगे यहाँ पे, सिमिलर करंट लायबिलिटीज की तरह यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को वो आप कर लोगे, अगर उसमें इजाफा हो रहा है तो ऐड कर दोगे, अगर कमी हो रही है तो लेस कर दोगे। इसी तरह आपकी जब आप शेयर्स इश्यू करते हो कॉमन स्टॉक, अगर उसमें इजाफा हो रहा है, या प्रेफर स्टॉक है अगर उसमें इजाफा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। यानी मोस्टली आप शेयर्स इश्यू करते हो किस मकसद के लिए, कि आपको पैसे मिल सके, और अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो लेस कर देंगे हम। तो ये देख सकते हो, इसका भी टोटल आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जो आपकी तीनों एक्टिविटीज हैं, यानी जो आपकी क्वेश्चन में ना तीनों एक्टिविटीज जो बताई गई हुई है ना, तो आपने क्या करना है, इन तीनों एक्टिविटीज का जो टोटल करना है ना, तो वो टोटल आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का नेट इंक्रीज इन डिक्रीज इन कैश की फॉर्म में। ठीक है, यानी ये इन्वेस्टिंग का टोटल है, पीछे ऑपरेटिंग का था, और अब ये फाइनेंसिंग का। इसमें हमने कैश का बिगनिंग बैलेंस को ऐड करना होता है, तो आपका कैश का एंडिंग बैलेंस आ जाता है, जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल जाता है कि वो गलत है कि ठीक है। अगर आपका आंसर कैश के एंडिंग बैलेंस के इक्वल नहीं आने लगा हुआ इनडायरेक्ट मेथड में, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है ना वो गलत है। ठीक है, मैं आगे एग्जांपल में आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको आगे रखी हुई है आपके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो आपको उसके थ्रू मैं समझाता हूँ कि वो कैसे होगा। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का परफॉर्मा था। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इस परफॉर्मेंस से समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में सबसे पहले यानी आपकी कंपनी का नाम, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो हम बना रहे हैं, उसके बाद आपका जो फॉर द ईयर एंडेड December 31 जो कौन से ईयर में है, उसके बाद आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो आ गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम नेट इनकम से स्टार्ट करेंगे, उससे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर रहे हैं, यानी नॉन कैश एक्सपेंस। इसके अलावा कोई गेन और लॉसेज हैं वो भी यहाँ पे एडजस्ट होंगे। इसके बाद आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो इंक्रीज डिक्रीज है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा, तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, आपके पास जो फिक्स एसेट्स उसने बताया हुआ है, उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज होने लगा हुआ है वो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, उसमें जो आपकी इंक्रीज डिक्रीज होने लगे हुए हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यानी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, आपकी शेयर्स में, और फिर उसके बाद डिविडेंड, तो फिर इन सब का टोटल करेंगे तीनों एक्टिविटीज का, तो आपको नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश आ जाएगा। और उसके बाद कैश का जो है ना वो आप एंडिंग बैलेंस को, बिगनिंग बैलेंस को आप ऐड करेंगे, तो आपके पास कैश का एंडिंग बैलेंस आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपका इसके बराबर नहीं आने लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि आपकी क्वेश्चन में ना वो कहीं ना करती है। इसके अलावा मैंने आपको 4/6 के रूल बताए हैं, मैं दोबारा आपके इसको रिपीट कर दूं कि जब भी आपके एसेट्स में इजाफा होगा वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में लेस होंगे, जब आपके एसेट्स में कमी होगी तो वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ऐड होंगे। इस आपके लायबिलिटीज में जब भी इजाफा होगा तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर अब वो ऐड होंगी, और जब भी लायबिलिटी से कमी होगी तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में लेस होंगी। अब मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूँ विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, जो आपकी जिसमें आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉबिन कॉर्पोरेशन की 2014 और 2015 की आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें आपके एसेट्स हैं, जिसमें करंट एसेट्स गिवन है, उसका टोटल करंट एसेट्स का है। उसके बाद आपके फिक्स एसेट्स हैं, जिसके अंदर आपकी ग्रॉस है, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स ने डेप्रिसिएशन को लेस किया तो आगे नेट प्लांट इक्विपमेंट आ गया। इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, तो ये टोटल आ गए। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म और करंट एसेट्स को हमने फिक्स एसेट्स को ऐड किया तो टोटल एसेट्स आ गए। फिर लायबिलिटीज इक्विटी का पोर्शन है, इसमें करंट लायबिलिटीज गिवन है, उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और उसके बाद आपका इक्विटी का पोर्शन, और इनका टोटल आ गया लायबिलिटीज और इक्विटी का। उसके बाद आपकी इनकम स्टेटमेंट दोनों सालों की गिवन है, 2014 की और 2015 की। सेल्स है, उसमें सीजीएस को लेस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर डेप्रिसिएशन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस किया तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गई, फिर इंटरेस्ट को माइनस किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई, फिर आपके टैक्सेस को माइनस किया तो नेट इनकम आ गई। उसके बाद अब हमने एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है 2015 के लिए। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है 2 सालों की, उसके बाद आपके पास इनकम स्टेटमेंट गिवन है फिर 2 सालों की, और 2015 की मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने चाह रहा हूँ, जो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया। वही परफॉर्मेंस, सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया रॉबिन कॉर्पोरेशन, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है,
फिर फॉर द ईयर एंड December 31 2015 जो बनाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए थी तीन एक्टिविटीज थी। सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मुझे चाहिए सबसे पहले नेट इनकम, जिससे मैं परफॉर्मे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ पे नेट इनकम देखेंगे 2015 की, वो कितने से, 16 से। आपके सामने ये देख सकते हो 16 से। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो 2015 में गिवन है कितने से, 4 से गिवन है। ठीक हो गया। अब इसी चीज को मैंने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो सोल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि नेट इनकम आपकी आगे 16 से, और उसके बाद डेप्रिसिएशन जो मैं ऐड करने लगा है 4 से। उसके बाद मैंने यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यहाँ पे लिखनी है। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में हमें पता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का रूल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के लिए कि जब भी एसेट्स में इजाफा होगा तो लेस हो जाएंगे, और जब भी कमी होगी तो ऐड हो जाएंगे। तो अब वो कैसे है, मैं आपको ना करके बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ये आपके आ गया। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आपके सबसे पहले ना, ये तो कैश का बिगनिंग बैलेंस 2014 का 5 है और 2015 का 5 है। मेरा आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, इस 5 की इक्वल आना चाहिए। अगर इस 5 की इक्वल नहीं आने लगा हुआ तो इसका मतलब होगा कि मैंने क्वेश्चन गलत किया। सबसे पहले आप अकाउंट रिसीवेबल्स को देखें। 2014 में अकाउंट रिसीवेबल 19 से थे, और फिर 2015 में कितने से हो गए, 20 से हो गए। इसका मतलब है कि जो चेंज आ रहा है वो कितने का आने लगा है, 1 का आने लगा है, यानी अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा होने लगा है। अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा होने का मतलब ये है कि आपने क्रेडिट पे सेल की है और आपको पैसे नहीं मिले, यानी अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो गया, लेकिन कैश में तो आपकी कमी आ गई ना, तो इसलिए आपकी इस एसेट में इजाफा होने लगा हुआ है। और जब मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने लगा आया, तो वहां पे मैंने इस इजाफे को क्या किया है, आप देख सकते हो कि मैंने उसको लेस किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में मैंने अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब मैं इसके अलावा नेक्स्ट जो देखता हूँ कि आपके बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सा करंट एसेट मजीद के बना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आपके पहले 29 से थी और आप कितने से है, 36 से। तो जो चेंज आने लगा हुआ है वो कितने से आ रहा है, 7 से आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी पहले 29 से थी, आप 36 से हो गया 2015, यानी आपने मजीद इन्वेंट्री जो है ना वो परचेज की है। तो जब आपने एसेट्स को परचेज किया तो जाहिर बात है कैश में भी कमी आई है। तो जो मैंने पीछे रूल्स आपको बताए थे उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो वो लेस हो जाएगी। अब ये दो आपके क्वेश्चंस के अंदर ना, दो आपके जो है ना वो करंट एसेट्स गिवन थे। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मूव करना है अपनी करंट लायबिलिटीज की तरफ। तो करंट लायबिलिटीज में आप देखो कि अक्रूड वेजेस एंड टैक्सेस हैं। यहाँ पे जो अक्रूड वेजेस और टैक्सेस में जो चेंज आने लगा है वो कितने का, 4 से है। ठीक है, ये 4 क्या हो जाएगा, वहां पे ऐड हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल में जो है ना वो चेंज आने लगा है 1 का, तो ये भी ऐड हो जाएगा। नोट्स पेबल में चेंज आने लगा है कितने का, 1 का। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब भी लायबिलिटीज में इजाफा होगा तो वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास किसी ना किसी वजह से कैश में इजाफा होने लगा होगा इन लायबिलिटीज की वजह से। तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको 4 1 रिस्पेक्टिवली ऐड कर दिया, और इन इन सब का टोटल किया तो मेरे पास आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक है, और इसको 16 और 2 को मैंने ऐड किया तो ओवरऑल मेरे पास नेट इनकम में ऐड किया तो आपके पास ओवरऑल नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितने से आ गई, 18 से आ गई। क्लियर हो गया, यानी इसमें हमने अपनी जो आपके सामने नेट इनकम से मैंने स्टार्ट लिया, इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड किया, उसके बाद अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैंने एडजस्ट किया जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज होने लगा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपनी एक्टिविटी की तरफ मूव करना है, वो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप अपने देखोगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास जो आपके बैलेंस शीट के अंदर आपके पास जो फिक्स एसेट है उस वाले पोर्शन में मैंने आ जाना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके पास क्रॉस प्लॉट एंड इक्विपमेंट है, इसमें जो चेंज आने लगा हुआ है वो कितने से आने लगा हुआ है, 18 का चेंज आने लगा हुआ है। यानी इसमें जो इजाफा होने लगा हुआ है वो कितने से है, आपके 88 और 1018 का। यानी आपने मजीद जो है ना वो प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदा है, तो जब आपने खरीदा होगा तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है उसमें इजाफा भी हुआ है। तो जब इसमें इजाफा हुआ तो आपके कैश में भी कमी आई होगी। तो इसी चीज़ को मैंने वहां पे जाके जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको एडजस्ट किया, तो आप देख सकते हो वहां पे मैंने इसको नेगेटिव से किया क्योंकि मेरे कैश में इजाफा होने लगा। तो फिर मैंने इसका, और इसके अलावा तो कोई एसेट गिवन नहीं है। अक्सर बैलेंस शीट के अंदर जो है ना वो आपको अलग से बताया होता है, बिल्डिंग को, फर्नीचर को, लैंड को। तो फिर आप उसको रिस्पेक्टिवली उस हिसाब से जो है ना उसको एडजस्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। यहाँ पे चूंकि उसने एक ही सम कर दिया हुआ है तो मैंने उसी किसी एक को ही लिख दिया। लेकिन अगर वो अलग अलग बताए होंगे तो हम इनको अलग अलग जो है ना वन बाई वन जो है ना इनका इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट जो है ना वो यहाँ पे जो है ना मेंशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ऐड और लेस करेंगे। तो ये इसका टोटल किया तो 18 नेगेटिव में आ गया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट अब मैंने मूव करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ मैं मूव करने चाह रहा हूँ। तो आप उसकी बैलेंस शीट में आप देख सकते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, कि यहाँ पे आपके, अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, अगर यहाँ पे इनमें भी चेंज आया होता तो फिर मैंने इसको भी मेंशन करना था, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए जिसमें चेंज नहीं आने लगा हुआ तो मैं उसको वहां पे मेंशन भी नहीं करने लगा। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, इसमें लॉन्ग टर्म डेट में देखो तो 4 का इजाफा होने लगा हुआ है, तो लायबिलिटीज में इजाफा हो रहा है, जो मैंने रूल आपके साथ डिस्कस किया, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद आपके प्रेफर स्टॉक है, उसमें कोई चेंज नहीं आने लगा हुआ, इसलिए मैं वहां पे इसको लिखूंगा भी नहीं, नो चेंज। इसके अलावा आपकी कॉमन स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आने लगा, इसलिए मैं इसको भी वहां पे नहीं मेंशन करूंगा। अब इसको फिर मैं वहां पे जाके जो 4 का है ना, जो यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म डेट है, इसको मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो लॉन्ग टर्म डेट को। तो यहाँ पे कितने से है, वो 4 से है। ठीक है, ये, अब एक चीज है, क्वेश्चन में आपने गौर किया होगा कि कहीं पे डिविडेंड मेंशन नहीं है। ठीक है, कहीं पे डिविडेंड मेंशन नहीं है, मैंने डिविडेंड को लिखा हुआ, वो डिविडेंड आ कैसे गया, अब ये चीज देखने वाली है। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मोस्टली क्वेश्चंस में डिविडेंड नहीं दिया होता लेकिन उसको लिखना होता है और कैलकुलेट करना होता है, वो कैसे आया मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी डिविडेंड नहीं है इनकम स्टेटमेंट में, और बैलेंस शीट में तो वो होते ही नहीं है। अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि डिविडेंड आया कैसे। तो मैं डिविडेंड को कैलकुलेट, अगर डिविडेंड आप नहीं लिखोगे तो फिर आपका आंसर भी जो है ना वो इक्वल नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए ना मुझे ना स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को फॉलो करना पड़ेगा, मैं आपको करके बताता हूँ। आप देख सकते हो 2015 की नेट इनकम कितनी है, 16 से। और फिर मुझे अब इसमें बैलेंस शीट के अंदर जो रिटेन्ड अर्निंग गिवन है उसका ही सहारा लेना पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग का बिगनिंग बैलेंस 45 है और एंडिंग बैलेंस कितना है आपका, 57 है। अब मैंने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनानी है, उसमें मुझे चाहिए होगा रिटेन्ड अर्निंग का बिगनिंग बैलेंस वो 45 से है, आप देख सकते हो। इसमें मैंने क्या करना है, नेट इनकम को ऐड करना है, और वो कितने से है, पीछे 16 से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसमें लेस करना है आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस है 57 से, उसको मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो कि आपका वही आंसर आने लगा है जो वहां पे गिवन है, यानी 45 को 16 में ऐड किया तो आपके पास 61 बन गया। अब 61 में से 57 को माइनस किया तो कितना आ गया, आपको डिविडेंड 4 आ गया। यानी ये रिटेन्ड अर्निंग का बिगनिंग बैलेंस है, क्वेश्चन में गिवन है आपके। ठीक है, उसमें मैं नेट इनकम को ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपके रिटेन्ड अर्निंग का जो एंडिंग बैलेंस है उसको मैं यहाँ पे लेस कर रहा हूँ। तो ये लेस किया तो आपके पास आपका डिविडेंड आ गया। यानी सिंपल है, आपने हमेशा जब भी क्वेश्चन में डिविडेंड, अगर मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ में नहीं गिवन होता, तो जब डिविडेंड नहीं गिवन तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। रिटेन्ड अर्निंग का बिगनिंग बैलेंस 45, उसमें आपने नेट इनकम को ऐड करना है और रिटेन्ड अर्निंग का जो एंडिंग बैलेंस है ना उसको आपने लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बिगनिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया ये। उसके बाद मैं चलता हूँ उधर अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हो,
तो यहाँ पे आप देखो कि जब मैंने डिविडेंड जो था उसको लेस किया, तो उसके बाद आपका जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल है वो जीरो आ गया। अब मेरे पास ऑपरेटिंग का भी आंसर 18 है, उसके बाद फाइनेंसिंग का आंसर भी 18 नेगेटिव में है, और जो आपका फाइनेंसिंग है उसका जीरो है। तो इन तीनों को एडजस्ट किया तो आपके पास जो है ना, वो आपके पास नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज कैश ओवरऑल कितना आ गया, जीरो आ गया। अब मैंने इसका कैश का बिगनिंग बैलेंस, वो क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे ना, तो जो बैलेंस शीट है उसमें वो गिवन है 5 से, ठीक है। वो आपका 5 से गिवन है, उस 5 को आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इस 5 को मैंने उसमें ऐड किया तो आपका एंडिंग बैलेंस बिल्कुल एग्जैक्ट क्या ना, वो 5 आ गया। तो यहाँ पे आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में भी देख सकते हो, तो ये 5 आ गया। तो ये आपका बेसिकली जो है ना, वो आप देख सकते हो कि हमारा आंसर भी जो है ना, वो क्या हो गया, वेरीफाई। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हद तक समझ भी आई होगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो था, ये गलती से इधर आ गया, इसको ना इधर आना चाहिए था, ठीक है। यानी इसका जो टोटल है वो जितने भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबको टोटल करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। जिसने यहाँ पे इन तीनों को ऐड किया तो फिर ये आ रहा था। तो ये था आज की वीडियो। आपको मैं एक सम अप दे दूं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो हम बनाते हैं उसमें आपने हमेशा ये चीज करनी है कि जो आपके एसेट्स है ना, जब भी उसमें इजाफा हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स, तो वो आपने क्या कर देना है, जो एसेट्स में इजाफा है वो आपने ऐड कर देना, जो लेस कर देना है, सॉरी। तो जो आपके एसेट्स में कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, वो आपने क्या कर देना है, उसको ऐड कर देना है। इसी तरह लायबिलिटीज में जो आपके इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटीज में, वो आपने ऐड कर देना, ठीक है। और जो आपकी लायबिलिटीज में कमी हो रही है, वो आपने क्या कर देना, लेस कर देना, ठीक है, डिक्रीज। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा।